सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोलॉजी का लेक्चर, जिसमें हम स्टडी करेंगे एंटासिड ड्रग्स को। जिसने भी इस वीडियो पे क्लिक किया है वो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको पूरी जो ड्रग है इसके बारे में A to Z आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको इधर उधर जाके और जगह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स होंगे और एंटासिड्स को लेकर के जितने भी इंफॉर्मेशन है आप सब गैदर कर सकते हैं। इसमें आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइडेड हैं ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। एंटासिड्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप से पूछो, एंटा एसिड्स जो एसिड के अगेंस्ट होते हैं वही एंटा एसिड्स होते हैं। तो एंटा एसिड्स क्या होते हैं? एंटा एसिड वो ड्रग्स होती हैं जो कैसी होती हैं, वीक बेस होते हैं, ओरली दी जाती है। मतलब वीक बेस का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर जो बेस है वो वीक होगा। ठीक है, ओरली इनको दिया जाता है एंड दे न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिड। अब एंटा एसिड है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही हम इन ड्रग्स को ले रहे हैं। तो ये क्या करती है, जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड है जिसमें हमारा HCl होता है, वो क्या करेगी, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। अब ये क्या कैसे काम करेगी, ये क्या करेगी, जो गैस्ट्रिक पीएच होता है हमारा, जो गैस्ट्रिक पीएच होता है उसको क्या करती है, रेज कर देती है। अब आप सोचोगे गैस्ट्रिक पीएच को बढ़ा रही है तो इसका मतलब तो HCl और बढ़ना चाहिए ना, बट नहीं। आपको पता है जो गैस्ट्रिक एसिड होता है वो हमारा जो HCl है वो ऑलरेडी एसिडिक इन नेचर है, तो एसिड का पीएच बढ़ाकर उसको बेस की तरफ ले जा रही है। तो आप समझ रहे हो, इसीलिए ये गैस्ट्रिक पीएच का जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसका पीएच बढ़ा देती है। ओके, उसके बाद है दे ऑल्सो इनहिबिट पेप्सिन फॉर्मेशन। जो पेप्सिन फॉर्मेशन है वो भी इसको इनहिबिट भी करती है ये ड्रग। अगर पेप्सिन फॉर्मेशन इनहिबिट ही नहीं होगा तो फिर HCl प्रोडक्शन हो सकता है किसी किसी में ज़्यादा हो रहा हो, तो उस टाइम पे एसिडिटी क्रिएट हो रही है। तो एसिडिटी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड्स का उपयोग करते हैं। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो आप इसको लिख भी सकते हैं जैसे जैसे मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू माई नोट्स, या आप इसको लाइन में भी लिख सकते हैं। एंटा एसिड्स आर दोज ड्रग विच आर weak base given orally and they neutralize gastric acid and raise the pH of gastric acid and they also inhibit pepsin formation। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की। अब क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं ड्रग्स की, तो ड्रग्स के अंदर हमने इसको टेबल फॉर्म में बनाया है। आप इसको 3 कॉलम भी देख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका इसके अंदर टाइप, जो क्लासिफिकेशन है उसके कितने टाइप्स हैं, फिर ड्रग और उसकी डोजेज हैं, एंड देन हमारा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की ये जो ड्रग है वो कैसे अपना जो है एक्शन करती है हम जैसे ही इसको इनटेक करते हैं। तो सबसे पहला टाइप है हमारा सिस्टेमिक। सिस्टेमिक टाइप के अंदर हमारी जो ड्रग्स इंक्लूडेड है, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको मैंने केमिकल फॉर्मूला में लिखा है, आप इसको इंग्लिश में लिख लेना, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हमारी जो कितनी डोज दी जाती है, 1 से 5 ग्राम इसको ओरली लिया जाता है, ये डोज है। और दूसरा हमारा जो टाइप है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दोनों का सेम ही होगा इसलिए एक साथ मैंने आपको शो कर दिया है। दूसरा है हमारा नॉन सिस्टेमिक। तो 2 टाइप हैं इसके, एक है सिस्टेमिक, एक है नॉन सिस्टेमिक। नॉन सिस्टेमिक में आपके आते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम बात करें इनकी डोजेस की, तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होती है वो आपको 0.5 से 1 ग्राम लेनी होती है। अब आप सोचोगे भाई इसमें समझना क्या है भाई, अब जो आपकी डोजेस होती हैं वो तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि हम इतनी बार फैमिलियर हो जाते हैं, जैसे आप हॉस्पिटल्स में जाते हो, हॉस्पिटल में ड्यूटी करोगे DDC में, तो आप फैमिलियर हो जाओगे। मोस्टली जो ड्रग्स होंगी आपको पता होगी कितनी mg दी जा रही है, बट ज़रूरी नहीं है आपको सारी डोजेज याद रहें। आपको जो जो याद रहती है वो आप एग्जाम में लिख सकते हो। ऐसे कोई जो है आपको पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको थोड़ा बहुत अनुमान होना चाहिए कि हाँ कितनी ग्राम दी जाती है। ओके, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपकी हो गई 0.5 से 1 ग्राम।
और जो आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो है आपकी 1 ग्राम एंड कैल्शियम कार्बोनेट है आपका 1.5 ग्राम। ओके, ये हो गई आपकी ड्रग और डोजेस की बात, ये हमने पढ़ी है अभी आपकी सिस्टेमिक और नॉन सिस्टेमिक। अब हम इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। वैसे भी अभी हमने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में भी पढ़ लिया था। देखो, न्यूट्रलाइज एसिडिटी, increase the pH or reversibly reduce or block the secretion of acid by the gastric cells to reduce acidity in the stomach। अब ये ड्रग्स क्या करती हैं? ये ड्रग्स एक काम करती है, ये जो आपकी एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करती हैं और साथ ही में क्या करती है, जो पीएच है उसको बढ़ा देती हैं। तो अभी हमने पढ़ा, देखो इरेज इट, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ये जो ड्रग है ये कैसे करेंगी, ये पीएच को बढ़ा देंगी। अब पीएच बढ़ने से आपको पता है क्या होगा? पीएच बढ़ गया मतलब कि एसिड कम हो रहा है। आपको पता है ना, जितना नंबर कम होगा, जैसे पीएच 3 है 4 है तो ये एसिडिटी ज़्यादा है, 3 पीएच की ज़्यादा एसिडिटी है। अब इसको हम पीएच को बढ़ाते जा रहे हैं इस तरफ, 7 10 11 ऐसे इधर इस तरफ जैसे 14 तक पीएच जाता है तो वो बढ़ रहा है। अब पीएच को क्या करा रही है? इंक्रीज करा रही है, मतलब बेस की तरफ ले जा रही है। तो पीएच बढ़ने से जो एसिडिटी है वो कम हो जाएगी, है ना। और साथ ही में ये क्या कर सकती है, जो गैस्ट्रिक एसिड सेल अभी हमने देखा था यहाँ पर हमारे जो म्यूकोसा सेल, उसको जो हमारे स्टमक में होती है ना, उसको प्रिवेंट करती है किससे? जो भी हमारा गैस्ट्रिक एसिड, अब ये क्या करेंगी? गैस्ट्रिक एसिड की फॉर्मेशन वाली सेल्स को ही क्या कर सकती हैं? ब्लॉक कर सकती है, ताकि ज़्यादा एसिड ना बने और उससे क्या होगा? एसिडिटी कम हो जाएगी। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपल सा है, ये क्या करती है? पीएच को बढ़ा देती है, या फिर जो एसिड गैस्ट्रिक एसिड सेल्स होती हैं उनको क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है, ताकि वो अपना एक्शन ना कर पाए और एसिडिटी ऑटोमेटिकली स्टमक में रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो अभी हमने इसकी डेफिनेशन देख ली थी और क्लासिफिकेशन को अच्छे से डिटेल में देख लिया है। अब हम पढ़ेंगे इसके इंडिकेशंस। सो इंडिकेशंस क्या क्या है? इंडिकेशन मतलब हम इसको किस किस में यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लिखा हुआ है पैप्टिक अल्सर। पैप्टिक अल्सर वाली डिजीज कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हो एज ए ड्रग ऑफ, ठीक है। अब होता क्या है पैप्टिक अल्सर? पैप्टिक अल्सर आपको पता है कि जो हमारे स्टमक है उसमें अल्सर्स क्रिएट हो जाने लगते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग्स होती है, तो उसको एसिडिटी के कारण ऐसा होता है। तो एसिडिटी को कम करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली इसको वो क्या है, रिलीफ आ जाएगा। गैस्ट्रिक इंजेशन हुआ है, अगर किसी ने गैस्ट्रिक इंजेशन कर लिया है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसमें एसिड जो है वो ज़्यादा है, तो उसमें इसको यूज़ किया जा सकता है। या फिर गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़, इस डिजीज़ में क्या होता है, मे बी क्या होता है कई बारी कुछ पेशेंट्स में क्या है, जो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स होता है, जैसे आपको नॉर्मली पता है वहाँ पे एक स्पिंजर प्रेजेंट होता है हमारे ईसोफेगस और जो हमारा स्टमक है उसके बीच में, पाइलोरिक स्पिंजर। अब वहाँ पे क्या होता है, वो बैक फ्लो जो है उसको जो आपका स्टमक कंटेंट है उससे प्रिवेंट करता है, ताकि बैक फ्लो ना हो जाए। कई बार क्या है, एसिड ऊपर चल जाता है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हमारे स्फिंक्टर है, कई बार क्या होता है डिजीज़ हो जाती है जिससे स्फिंक्टर ना काम कर पाए, तो उसमें हम एंटासिड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे आपके इंडिकेशंस। क्या क्या इंडिकेशंस है एक बार रिपीट कर लो। पैप्टिक अल्सर हो गया, गैस्ट्रिक इंजेशन हो गया, साथ ही में गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हो गई। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, जिनमें जो है एंटा एसिड्स को आपको नहीं लेना होता है। तो सबसे पहले आपके हैं क्रोनिक हार्ट फेलियर। जो क्रोनिक हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स हैं उनमें ये नहीं लेना है, कौन सा? एंटासिड्स। फिर है आपके रीनल फेलियर वाले पेशेंट, तो उसमें भी एंटासिड्स को यूज़ में नहीं लेते हैं, कॉन्स्टिपेशन में नहीं लेते हैं, डायरिया में नहीं लेते हैं। ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, आपको थोड़ा समझ समझ के पढ़ना पड़ेगा, ओके। फिर है हीमोरॉइड्स पिल्स वाले, पाइल्स वाले में, ठीक है। या किसी को अगर ब्लॉकेज है, स्मॉल
चाहे इंटेस्टाइन हो चाहे आपका स्टमक हो, तो उसमें भी आपको क्या है, ये नहीं लेना है। ओके, ये आपकी है इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन। साथ ही में हाइपोफोस्फोटेमिया, अगर फोस्फेट का लेवल कम है तो नहीं लेना हो, और हाइपोनेट्रीमिया वाले पेशेंट्स, सॉरी हाइपरनेट्रीमिया, ये याद रखना, हाइपरनेट्रीमिया और हाइपोफोस्फेटेमिया इस पेशेंट्स में या फिर इन डिजीज कंडीशंस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग है, तो ये आपको थोड़ा याद रखना होगा। फिर हम बात करते हैं, जैसे कोई भी डिजीज़ हो चाहे या कोई भी ड्रग हम ले रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि उस ड्रग के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कोई भी ड्रग है या फिर कोई इंजेक्शन आप ले रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ड्रग्स या जो दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि मान लो अभी आपने देखा होगा रिसेंटली कोविड आया था, तो कोविड में हम लोगों को ज़्यादातर ऐसे बोला गया था, जैसे ही कोविड की वैक्सीन लेंगे आप, तो मोस्टली लोगों में देखने को मिला था कि उसके बाद आपको फीवर आएगा। तो ये थोड़ा साइड इफ़ेक्ट हम मान सकते हैं, बट इतना ज़्यादा कोई हार्श इफ़ेक्ट नहीं था। लेकिन कुछ ड्रग्स होते हैं जिनके एडवर्स इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं, तो वो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका कॉन्स्टिपेशन। तो इन ड्रग्स को लेकर के कॉन्स्टिपेशन जो है वो हो सकता है। अब मेनली कौन सी ड्रग है, वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो हमने नॉन सिस्टेमिक क्लासिफिकेशन पढ़ा था, वहाँ पे पढ़ी थी। तो कॉन्स्टिपेशन अगर हो सकती है इन ड्रग्स को लेकर के। दूसरा है हाइपोफोस्फेटीमिया, अभी हमने पढ़ ही लिया था, विद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अभी जैसे वैसे भी हमने पढ़ा, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इनके अंदर, तो हो सकता है कई बार प्रिकॉशंस के साथ इन पेशेंट्स को दी जाती है, तो ये क्या है, इसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। हाइपर मैग्नीशियमिया इसका एडवर्स इफेक्ट है। दूसरा, इंक्रीज सोडियम कैन कोज इडीमा एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अगर सोडियम की मात्रा, अभी हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ा था, सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट हम ले रहे हैं, अगर इसमें सोडियम की मात्रा अगर ज़्यादा है तो ये इडीमा कोज कर सकती है, मतलब स्वेलिंग आ सकती है, या कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर भी करवा सकती है। ये इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। और एल्कलोसिस हो सकता है कौन सी ड्रग से, सोडियम बाइकार्बोनेट ड्रग से। एंड डायरिया की कंडीशंस भी देखने को मिल सकती है। तो ये हो गए इसके एडवर्स इफेक्ट। क्या क्या एडवर्स जो मेनली आपको हमेशा याद रखनी है, तो आप ये याद रख लेना कि सोडियम को अगर ज़्यादा मात्रा में दे रहे हैं एंटासिड्स के अंदर, तो वो इडीमा और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कोज कर सकता है, या फिर ये दोनों याद रखना, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया या एल्कलोसिस। ठीक है, ये आपको याद रखने ही रखने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपके ड्रग इंटरेक्शन की। ड्रग इंटरेक्शन का मतलब हो गया, कोई भी ड्रग हम ले रहे हैं तो वो हमारे बॉडी में जाके कैसे इंटरेक्ट करती है, या फिर दूसरों, जो दूसरी चीज़ हम ले रहे हैं उसके साथ कैसे उसका इंटरेक्शन होता है। सो एंटासिड कैन अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर मेडिसिन्स। कुछ अदर मेडिसिन्स होती हैं जिनके एब्जॉर्प्शन पर इफेक्ट डाल सकती है एंटासिड ड्रग। जैसे कि कुछ मेडिसिन्स हैं, एक हो गई आपकी INH और एक हो गई आपकी टेट्रासाइक्लिन। तो INH क्या होता है आपका, आइसोनायाजाइड, जो कि एक एंटीबायोटिक है, जो ट्यूबरक्लोसिस के इलाज में हम क्या है प्रयोग किया जाता है, और ये TB के बैक्टीरिया को मारने के लिए मदद करती है। तो इसके अंदर हम क्या है, एंटासिड्स को अगर ले रहे हैं तो हमें देखना होगा कि ये जो इसके इफ़ेक्ट है उसको ये कम कर सकती है। तो कुछ टेट्रासाइक्लिन हो गया, साथ ही में INH हो गया। तो इन दोनों ड्रग्स को, ये जो ड्रग्स हैं जो हमने अभी रिसेंटली पढ़ी है, इनको एंटासिड्स के साथ में नहीं लेना है। ठीक है, इनको कैसे लेना है, तो इनको लेना है, दीज ड्रग्स शुड बी गिवन 2 आवर अपार्ट फ्रॉम द एंटासिड। एंटासिड से 2 घंटे अपार्ट इसको लेना है। जैसे अभी आपने मान लो एंटासिड ली है, या फिर कोई ड्रग, कुछ खाना खाया है, ड्रग लिया है, तो उसको आपको कैसे क्या करना है, 2 घंटे बाद ही ये जो टेट्रासाइक्लिन या एंटीबायोटिक ड्रग्स है इसको लेना है। ठीक है, आई थिंक आप ये सब देख के समझ गए होंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी को डील करते हैं कि हमारी एज ए नर्स क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर हम कोई भी जो ड्रग है पेशेंट को दे रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल हम एंटासिड्स को डील कर रहे हैं, तो एंटासिड्स के बारे में जान लेते हैं। तो एंटासिड को फर्स्ट अभी हमने पढ़ा
तो आप अब पेशेंट को बताएंगी गिव एंटासिड एटलीस्ट 1 hour अपार्ट आफ्टर मील और 1 hour अपार्ट फ्रॉम एंटेरिक कोटेड टैबलेट। अब कुछ ड्रग्स होती हैं जो एंटेरिक कोटेड है, इसका मतलब अभी हम समझते हैं। पहले आप ये समझ लो, खाना खाने के 1 घंटे बाद ही ये जो ड्रग है हमें पेशेंट को देनी है। दूसरा है, अगर एंटेरिक कोटेड टैबलेट के फॉर्म में हम दे रहे हैं, अगर कोई भी एंटेरिक कोटेड टैबलेट हमने दी है तो उसके भी आपको 1 घंटे बाद ही देनी है। एंटेरिक कोटेड टैबलेट क्या होती हैं? ऐसी टैबलेट जो HCl के अंदर जा कर के ना, वो कोटेड फॉर्म में होती है। अब HCl के अंदर कोई भी ड्रग जाती है तो वो उसको न्यूट्रलाइज करता है या फिर एसिड उस पर एक्ट करता है, बट हमें यहाँ पर एसिड पे ही एक्ट करवाना है। तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार एंटेरिक कोटेड टैबलेट दी जाती है जो HCl के अंदर अगर उसका एब्जॉर्प्शन ना हो ज़्यादा, ठीक है। तो अब जो एंटा एसिड्स हैं इनको कैसे देना है? 1 hour अपार्ट फ्रॉम द एंटेरिक कोटेड टैबलेट से भी 1 घंटे बाद में देनी है। अब जैसे हमने एंटेरिक कोटेड टैबलेट के साथ में दे दी तो हमारा जो एक्शन है वो दिखेगा नहीं, है ना। तो ये आपकी हो गई नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पेशेंट को ये बताना है। दूसरा आपका आता है कि जो ये ड्रग्स हैं हमेशा कॉम्बिनेशन में देनी है। कौन सी ड्रग्स? एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये वाली जो ड्रग है, क्योंकि जो जो एल्यूमिनियम है उसका इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन, एंड जो आपका मैग्नीशियम है उसका, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये इफेक्ट दिखाता है लग्जेटिव। अब लग्जेटिव क्या होते हैं? ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ करने के लिए ड्रग्स होती हैं, और ये दोनों को अगर आप साथ में दोगे तो ये बैलेंस बना के रखी, फिर क्या होगा, आपको जो पेशेंट है उसको क्या नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे, इनका बैलेंस बन जाए। अभी हमने देखा था कि कॉन्स्टिपेशन ये एज ए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, या फिर कॉन्स्टिपेशन एज ए साइड इफेक्ट ये कोज कर सकती है ड्रग, इसीलिए इसको बैलेंस में लिया जाता है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको ये पेशेंट को बताना है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको किस तरीके से ड्रग को देना है एज ए प्रेस्क्राइब बाय डॉक्टर। उसके बाद है गिव प्रिकॉशियसली टू हार्ट पेशेंट एंड किडनी पेशेंट। जो किडनी के पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, आपको उनको ध्यान में रख कर के ही दवाइयाँ देनी है प्रिकॉशंस के साथ में। जो आपको डॉक्टर बताएगा उन प्रिकॉशंस को आपको फॉलो करना है। फिर आपका चेक लेबल बिफोर गिवन। तो आपको क्या है, सोडियम लेवल जो है वो चेक करके ही देनी होती है। अभी हमने पढ़ा था अगर सोडियम की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो क्या कोज करेगा, एडिमा कोज कर सकता है एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी करा सकता है। तो आपको हमेशा ऑलवेज चेक बिफोर गिवन व्हाट इज सोडियम जो है आपको चेक करना है। उसके बाद आपका आता है, आपको पेशेंट को टीच करना है कि आपको ऐसे कोई भी गैस्ट्रिक इरिटेंट्स नहीं लेने। आपको सबसे पहले ध्यान में यही आना चाहिए। अगर आप सब कुछ भूल जाते हो तो आपको सिर्फ एक चीज़ याद रहनी चाहिए। हम कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, डॉक्टर हमको इसमें खाने पीने में क्या लेना है ना, खाने पीने में क्या लेना है। तो ये आपको पता है, अगर ये दवाई ले रहे हैं तो आप हमेशा डॉक्टर से पूछते हैं, तो ये आपका मेन फोकस होना चाहिए। तो आपको याद रखना है, इजी है। आपको पेशेंट को बोल देना है आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल कंजप्शन नहीं लेना है, एनसेड्स आपको नहीं लेने। एनसेड्स अभी आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपने ये ड्रग्स नहीं पढ़ी हैं, इसको हम आगे आने वाली वीडियोस में भी देखेंगे। एनसेड होता है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसको आप आगे पढ़ लेना। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ये आपको अवॉइड करनी है। फिर है कैफीन, जैसे कॉफ़ी प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब आपको अवॉइड करना है बिकॉज दे में काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ ड्रग। मतलब कि ये आपकी जो ड्रग आपने ली है एंटासिड, उसके साथ चाहे काउंटर एक्ट कर सकते हैं और उसके इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये थी आपकी शॉर्ट एंड इजी वे ऑफ नोट्स एंड ऑल्सो द इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको प्रोवाइड की है, विच इज़ वेरी यूज़फुल आई थिंक सो। इस पूरी वीडियो में हमने इसको अच्छे से देख भी लिया, आपके नोट्स भी बन गए एंड आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा एंटा एसिड्स। एंटा मतलब एंटी जो अगेंस्ट हो, और एसिड एसिड के अगेंस्ट जो ड्रग है उसको एंटा एसिड कहते हैं। तो एंटा एसिड क्या है, वीक बेस होते हैं, इनको ओरली लिया जाता है, गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, गैस्ट्रिक पीएच को बढ़ा देते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया था पीएच कैसे बढ़ेगा, एंड देन इनहिबिट कर देते हैं पेप्सिन का फॉर्मेशन। फिर हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी,
दो टाइप की क्लासिफिकेशन थी, सिस्टेमिक और नॉन सिस्टेमिक। सिस्टेमिक के अंदर ड्रग हमने पढ़ी थी सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर हमने पढ़ी थी नॉन सिस्टेमिक, जिसमें आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट आया था। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने देखा था कि जो एसिड्स का जो पीएच है, गैस्ट्रिक एसिड का जो पीएच है, हमने देखा ये कैसे करेगी। अब ये कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करेगी, पीएच को बढ़ा दे देगी। तो पीएच ज़्यादा तो एसिडिटी कम, ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप पीएच ज़्यादा एसिडिटी कम, एंड स्क्रीशन जो है उसको ब्लॉक कर सकती है गैस्ट्रिक सेल को, ताकि क्या है स्टमक में एसिडिटी रिड्यूस हो जाए। फिर हमने पढ़े इंडिकेशंस किस किस में यूज़ किया जाता है। तो पेप्टिक अल्सर में, गैस्ट्रिक इंजेक्शन में, गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में इसको यूज़ में लिया जाता है। फिर हमने पढ़े थे कॉन्ट्राइंडिकेशंस। कॉन्ट्राइंडिकेशंस में आपकी क्रोनिक हार्ट फेलियर है, उन पेशेंट्स में नहीं देनी है। रीनल फेलियर हो गया, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, हेमोरॉइड, स्टमक और इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज में भी आपको अवॉइड करवाना है। फोस्फेटेमिया जो कि हाइपो है, और हाइपर नाइट्रेमिया। फिर हमने इसके एडवर्स इफेक्ट पढ़े थे। एडवर्स इफेक्ट के अंदर आपके आते हैं कॉन्स्टिपेशन, कौन सी ड्रग कोज कर सकती है, तो वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फिर हमने पढ़ा था ये मेन जो है वो याद रखना, वो सोडियम वाला है। अगर सोडियम की मात्रा अगर ज़्यादा ले लेंगे तो वो इडीमा कोज करेगा, साथ ही में कंजस्टिव हार्ट फेलियर कोज करेगा। तो ये हो गया आपका। उसके बाद हमने ड्रग इंटरेक्शन पढ़ा। ड्रग इंटरेक्शन कैसे पढ़ा, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जैसे कि आईएनएच हो गई, टेट्रासाइक्लिन हो गई, अगर हम इनको सेम टाइम पे दे रहे हैं एंटासिड्स के साथ तो हमें नहीं देनी है, क्योंकि ये जो ड्रग होती हैं ये इसका इफेक्ट को जो है एब्जॉर्प्शन को कम कर सकती है एंटासिड्स, ठीक है। फिर इनको 2 घंटे अपार्ट लेना है। दूसरा आता है नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको पेशेंट को बताना है कि खाना खाने के 1 घंटे बाद ही आपको एंटासिड्स लेनी होती है, या फिर 1 घंटे अपार्ट फ्रॉम द एंटेरिक टैबलेट। फिर आपको हमेशा याद रखना है कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन में आपको ड्रग देनी है। जो हार्ट पेशेंट या फिर किडनी पेशेंट्स हैं उनके साथ आपको प्रिकॉशंस के साथ को ये दवाई देना है। एंड सोडियम लेवल वाला मैंने आपको बता दिया है। एंड देन पेशेंट को टीच करना है कि कैसे आपको क्या है अवॉइड करना है, ताकि आपका गैस्ट्रिक जो कंटेंट है वो इरिटेट ना हो, जिससे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हो गई, और कैफीन हो गई, क्योंकि ये क्या करते हैं काउंटरएक्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। सो ये थी आपकी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसमें हमने पूरा डिटेल में देख लिया एंटासिड ड्रग्स को। सो थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।